नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं चमोली की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टंगड़ी पागल नाला तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क घंटों यहां पर बंद हो रही है। बीती रात हुई बारिश से भी टंगड़ी पागल नाले का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यहां पर बद्रीनाथ धाम जाने वाले और बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने वाले तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से पागल नाला अचानक उफान पर आ गया है और कई लोग बरसाती नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। बारिश के बाद से कई जगह पर बर्बादी हुई है। मौसम की मार से लोग बेहद परेशान हैं। और ऋषिकेश में बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। डोईवाला के खदाली गांव में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जमीन धंसने की वजह से एक घर में दरारें आ गई है। गांव के लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन ने घर में रह रहे लोगों को शिफ्ट कर दिया है। वहीं गांव के लोगों का ये कहना है कि पहली बार मकानों में ऐसी दरारें देखने को मिल रही हैं। घर में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं और अब घर रहने के लायक नहीं बचे हैं। ये बहुत बुरी कंडीशन है जो ये मेरा रहने के लिए अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही। लोग दूसरों के लिए घर में दूसरे घर में जाकर हम दूसरों के यहाँ जाकर हम शरण ले रहे हैं। तो मकान नीचे धस रहा है ये? हाँ, मकान धस रहा है। कुछ तो परसों तो कम थी पर ज्यादा आ रही है। रोज की जो ज्यादा आ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी दिक्कत आ रही है। रुद्रप्रयाग के कई गांव के लोगों का विस्थापन होना था, जो कि आज तक नहीं हो पाया। करीब 20 गांव के परिवारों का विस्थापन होना था और इन गांव में भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा बना हुआ है। हालांकि कुछ परिवारों का विस्थापन तो हुआ, लेकिन कई परिवार अभी भी विस्थापन की राह देख रहे हैं। हमारा जो कालीमठ वार्ड का बेडोला गांव है, उसका एक तिमली तोक है। 10-12 परिवारों को लगातार खतरा बना है। वहाँ पे भूधंसाव की स्थिति है। कल मैं जब कबीलठा गांव में गया था, वहाँ भी कम से कम 7-8 परिवार खतरे की जद में है। वहाँ पे धंसाव की स्थिति बनी हुई है। ग्राम थे हमारे, वो 20 थे और प्रभावित जो परिवारों की जो संख्या थी वो 215 थी और उसमें विस्थापित परिवारों की जो हमारी संख्या थी वो 181 थी। और विस्थापन हेतु जो अमुक जो धनराशि की गई थी उस 7,65,45,000 रुपये अभी तक कर चुके हैं। और टिहरी में 3 दिन के बाद नेशनल हाईवे 94 आज खुल गया है। नरेंद्र नगर बगड़धाड़ के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया था, जिसकी वजह से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं नेशनल हाईवे 58 अभी भी बंद है। धौलीधार के पास मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं भूस्खलन से जिले में ग्रामीण रोड बंद है। तो देख सकते हैं ये 2 तस्वीरें आप। हाईवे खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। नेशनल हाईवे 58 अभी भी बंद है, जिसके चलते दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। धौलीधार के पास मलबा आया, भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है। झाला के पास डंपर गहरी खाई में जा गिरा और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे घायल का इलाज वहां पर चल रहा है इस वक्त। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच पहाड़ी पर बादल फटने से एक बार फिर से हालात खराब हो गए हैं। पौड़ी हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसे में GMOU की पहाड़ पर जाने वाली सभी बसों का संचालन ठप हो चुका है। आलम यह है कि पिछले 20 दिनों से एक बार भी बस कोटद्वार से पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं चल पाई है। रोड टूटने से जो है कोटद्वार और दुगड्डा तो पूरी तरह जो 100% जो है ये तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन जैसे अब दुगड्डा से जहाँ पर रूट खुले हैं तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ हमारी पौड़ी से दुगड्डा तक आ रही है तो वो कुछ सर्विस हमारी चल रही है। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का जियोलॉजिकल सर्वे होगा। 2 दिन पहले पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था। दुकानों के पीछे से पहाड़ी से मलबा गिरा था और भूस्खलन को लेकर डीएम ने शासन को सर्वे के लिए लेटर लिखा है।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय और जीएसआई से सर्वे कराया जाएगा। वहीं सर्वे के बाद पहाड़ का ट्रीटमेंट होगा। लोक सेवा आयोग ने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। 21 पुरानी और नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। दिसंबर में 5 भर्ती परीक्षाएं होंगी, जिसमें सफाई निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम होंगे और वहीं दिसंबर में कंबाइंड जेईई भर्ती परीक्षा होगी। और प्रदेश में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू के टेस्ट के नाम पर मनमाने पैसे मांगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। निजी टेस्ट लैब डेंगू के टेस्ट के नाम पर मनमाने पैसे मरीजों से ले रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी मिल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि ऐसी लैब पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जो मरीजों को लूट रही है। और इंस्ट्रक्शंस हम सीएमओस को जारी कर रहे हैं और इस पे नज़र हम लोग लगातार बनाए हुए हैं और जल्द हम लोग इसके संबंध में भी कड़े इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर किसी भी प्राइवेट लैब में पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। निकायों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। नगरपालिका रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, नरेंद्र नगर और नगर पंचायत कीर्तिनगर के एरिया विस्तार को मंजूरी दी गई है। चमोली के घाट ब्लॉक मुख्यालय और पिथौरागढ़ के मुंशियारी को नगर पंचायत बनाने को लेकर हरी झंडी दी गई। वहीं भीमताल नगर पंचायत को अब नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को मंजूरी दी गई है। रनवे 3000 मीटर किया जाएगा और हाईवे भी शिफ्ट किया जाएगा। खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का भी फैसला किया गया, जिसके लिए 150 पद चिन्हित किए गए। पांच सितंबर से 8 सितंबर तक उत्तराखंड विधानसभा की तारीख तय हो गई है। अब राज्य में यूसीसी और भू कानून 2 बड़े मुद्दे हैं जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद ये थी कि मॉनसून सेशन में इनके बिल आ सकते हैं, मगर अब उसकी उम्मीद काफी कम लग रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख आ चुकी है। 5 से 8 सितंबर तक सत्र आयोजित होगा और इस सत्र में सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा। ज्यादातर वक्त बजट की चर्चा और उसे पास कराने में ही निकल जाएगा। लिहाजा अब इसकी संभावना बेहद कम हो गई है कि यूसीसी और भू कानून जैसे बड़े प्रस्ताव इस सत्र में लाए जाएंगे। कैबिनेट में तय किया कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक के लिए इसका निर्धारण हुआ है और ये देहरादून में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अनुपूरक बजट के रूप में भी इस सत्र को मान रहे हैं। कांग्रेस पहले ही सत्र की कम अवधि पर सवाल खड़े कर चुकी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि 4 दिन के सत्र में राज्य की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकती। यही नहीं, यूसीसी जैसे मुद्दों को सिर्फ चुनाव प्रभावित करने के लिए उठाने का भी आरोप लगाया। केंद्र की सरकार भी कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश के अंदर लागू करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उस परिस्थिति में राज्य की जो कसरत थी वो तो व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हालांकि विधानसभा सत्र से पहले एक और कैबिनेट मीटिंग हो सकती है जिसमें भू कानून की रिपोर्ट पेश हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल इस सत्र में नहीं आने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि चंदन रामदास ने जनता के लिए काम किया है और उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है, जिन पर जनता को पूरा भरोसा है, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। राम जी का अपना जनाधार काफ़ी है और जन जन के प्रिय नेता रहे हैं वो। उनकी पत्नी को टिकट दिया है। पत्नी के प्रति भी लोगों का वही आश्वस्त है कि जिस प्रकार से चंदन राम जी ने सेवा की वैसे ये भी सेवा करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अड़चन बीच में आ रही है। भारी बहुमत से हम चुनाव को उसको जीतेंगे।
उत्तरकाशी के गाजना पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन चल रहा है। गांव की खुशहाली की कामना को लेकर ग्रामीण गांव में पांडव लीला का मंचन करते हैं। परंपरा के मुताबिक गांव के हर वर्ग, हर उम्र के लोग साथ देते हैं, पर धीरे धीरे ये प्रथा अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। वहीं गांव के युवाओं ने परंपरा को बचाने के लिए पांडव लीला का मंचन किया है। और जो पांडव नृत्य की जो यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे प्रत्येक गांव में रखोट की ये होती है कि जो गांव के सुख समृद्धि के लिए और जो भूत पिशाच डायनी जो अपने नजर इत्यादि उसको जो है बाहर किया जाता है। गांव में 70 साल पहले जो पांडव नृत्य होता था, ये हम युवाओं ने एक बेड़ा उठाया है कि हम इसको विलुप्त ना होने देंगे। इसका संचार, इसका प्रचार अपने गांव में 5 पांडवों का अवतार जो हमने 2 साल से लगातार करके आ रहे हैं। देवभूमि में अधिकतर त्योहार प्रकृति से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक पर्व है सातों आठों। कुमाऊं में सातों आठों का त्योहार धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में देवी और देवताओं को परिवार के सदस्यों की तरह समझा जाता है। गौरा से पहाड़ की महिलाओं ने बेटी का रिश्ता बनाया है, तो भगवान शिव से उनके विवाह के बाद दामाद का रिश्ता। इसी विवाह को संपन्न कराने के लिए हर साल भाद्रपद माह में सप्तमी और अष्टमी को विवाह की रस्में निभाई जाती है। इसी को सातों आठों का पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे धान है, मडुआ है, मांदिरा है, झुगरा है इत्यादि सबके एक एक पेड़ ला करके उनके गौरा और महेश के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं। सप्तमी के दिन माँ गौरा और अष्टमी को भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें मक्का, तिल और बाजरा के पौधे का प्रयोग होता है। फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और झोड़ा चाचरी गाते हुए गौरा महेश के प्रतीकों को खूब नचाया जाता है। तो हमारी ये 8 रातों की पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग लोग मनाते थे। इसके बाद सभी ग्रामवासी यहाँ पर अपने अपने मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। पहाड़ की संस्कृति और विरासत बहुत समृद्ध है। यहाँ प्रकृति, पशु, पक्षी और खेतों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जो इसे पहाड़, प्रकृति और पहाड़ के लोगों को आपस में जोड़े रखती हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। तो कुमाऊं में इन दिनों खास पर्व सातों आठों की धूम मची हुई है और ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आपको लेकर चलते हैं सातों आठों यानी कि गमारा उत्सव में। देखिए, हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे ज्यादा उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी की विदाई के रूप में सातों आठों मनाया जाता है। गौरा महेश्वर की शादी के उपलक्ष्य में विशेष खेल लगाए जाते हैं जो पहाड़ी हमारे कल्चर में आते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है और हमारे कल्चर का ये एक बहुत बड़ा कुमाऊं का बहुत बड़ा जो है ये उत्सव है। कुमाऊनी शैली में जो जोड़ा चांचरी खेल, ढुसका, ठुल खेल, ये क्या कहते हैं धमोर धुस्सा आदि कई तरह की विधाएं इसमें हैं। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से होता है जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोकगीतों पर खेल लगाती हैं और ये खेल यहाँ शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाते हैं। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित होती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता रह जाता है।
पंचमी के दिन हम लोग पांच अनाजों को मिला करके तांबे के पात्र में पंच अनाज भिगाते हैं और उनको 5 घरों से हम बदलते हैं ताकि मित्रता बढ़े, समाज में एकता बढ़े। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को आज भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने इस पर्व को सदियों का सफर तय करवाया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हों। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रक्षाबंधन त्योहार की तारीख और समय को लेकर लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों और ज्योतिषों ने मंथन किया और कई ग्रंथों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 30 अगस्त को हो रही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 30 अगस्त की रात 9:04 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। श्री गंगा सभा ने बताया कि आगे भी त्योहारों को लेकर फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अतः 30 तारीख को 10:58 के बाद उपाकर्म किया जाएगा और 30 तारीख को ही रात में 9:04 के बाद, या आप अपना पंचांग देख सकते हैं, जब भद्रा उतर रही हो, भद्रा उतरने के बाद रात में रक्षाबंधन होगा। ये निष्कर्ष निकला। विकृत सभी को है कि 30 तारीख को ही उपाकर्म भी होगा और रात्रि 9:04 पे भद्रा जाने के बाद जो है रक्षाबंधन बनाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मार्केटिंग के लिहाज से बेहद बड़े मौके में तब्दील हो गया है और उत्तराखंड के बाजार में चाइनीज राखियों के बीच लोकल प्रोडक्ट से बनी राखियां अपनी जगह बना रही हैं। देखिए, ट्रेंड संस्था CII के मुताबिक भारत में रक्षाबंधन के त्योहार करीब 6000 करोड़ का है। इसमें बड़ा हिस्सा राखियों का है। भाई बहन के बीच का ये त्योहार जो रक्षा सूत्र से शुरू हुआ, वो डिजाइनर राखियों से होते हुए लोकल उत्पादों से बनी राखियों पर आकर टिक गया है। उत्तराखंड में इस बार चीड़ के पेड़ों से होने वाली पीरू, नीतीमाड़ा वैली में पाए जाने वाले भोजपत्र और कुमाऊं के पारंपरिक आर्ट एपुर से बनी राखियों की धूम है। यहाँ पर 64 उत्पादक समूह है, उसमें जो हमारी महिलाएं जुड़ी है, 643 महिलाएं जुड़ी है, उनके द्वारा यहाँ पर हैंडमेड एपण की राखियाँ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी डिमांड आई है। और ये हम MDF राखी बना रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के प्रयासों से ये प्रयास था कि हम लोग 24 तारीख से ही इसके लिए एक माहौल बना दें और जो खास करके रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को एक उत्साह के रूप में हम लोग उसको मनाएं और उसके लिए तैयारियां शुरू करें। जानकार बताते हैं, पिछले कुछ सालों में राखी के बाजार में भी चीन का कब्जा हुआ है। सस्ती डिजाइनर और वैरायटी के साथ चीन ने भारत के बाजारों में अपना माल डंप करना शुरू किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल मंत्र ने भी असर किया है। पिछले साल बद्रीनाथ आए PM ने भोजपत्र की तारीफ की और इस साल उच्च हिमालय क्षेत्र की महिलाओं ने भोजपत्र राखी बना दी है। ये राखियाँ पिरूल से, कंडाली से, नेटल भी कहते हैं, मोतियों से बनाई जा रही हैं। ये इको फ्रेंडली राखियाँ हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि आप हमारी जो माताएं बहनें स्वदेशी राखियाँ बना रही हैं। हालांकि बाजार में जहां चाइनीज राखी 7-8 रुपए से 15 से 20 रुपए तक आ जाती है, वहीं पीरुल की राखियां 25 से 27 रुपए और भोजपत्र से बनी राखियां 50 रुपए तक आ जाती है। व्यापारियों का मानना है कि मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। नितिन सोमवाल, संदीप प्रसाद और किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी के प्रवचन के दौरान ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान के बाद विरोध शुरू हो गया है। बयान से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैरागी कैंप स्थित स्वामी पुण्यानंद के आश्रम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने आश्रम का मेन गेट तक तोड़ डाला। हंगामे की सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बमुश्किल हंगामे को शांत कराया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से और सभी सनातन प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि हर जिले, हर राज्य में इस पूर्णानंद के खिलाफ हर थाने में तहरीर देनी शुरू करें। पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस से ये निवेदन किया है माननीय अध्यक्ष जी से कि आप जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी करें, जांच करके। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं।
उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के बीटेक छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर हंगामा किया है। बीटेक सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की परीक्षा के बाद ज्यादातर छात्रों को ईयर बैक दिया गया है, जिससे छात्र नाराज हो गए हैं और छात्रों का ये कहना है कि पहले से नया नियम नहीं बताया गया और अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर डटे रहे। छात्रों ने सभी को अगले साल में प्रमोट करके एडमिशन देने की बात कही है और इसको लेकर मांग उठाई गई है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पौड़ी स्थित धर्मशाला पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर अवैध निर्माण को आज तोड़ा गया, जिसकी जद में सतपाल महाराज की धर्मशाला का हिस्सा आ गया है। हालांकि बाद में धर्मशाला में मौजूद स्टाफ ने एक दिन की मोहलत मांगी, जिस पर बुलडोजर तो वापस चला गया, लेकिन हल्का निर्माण टूट गया। प्रशासन का कहना है कि फिर से बुलडोजर चलेगा और जितना हिस्सा अवैध होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। सब हो रहा है भाई, बिना तोड़े। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।